everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am Khushi and today our chapter is cash flow statement. That is of day 4 जो मैं आपको कराने जा रही हूँ. आज 4th डे है एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि इससे पहले हम 3 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं, जिसमें जो फर्स्ट वीडियो थी, सेकंड वीडियो थी एंड जो थर्ड वीडियो थी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड थी कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश क्या होता है, फ्लो क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है. इन तीनों टर्म्स को मैंने अलग अलग पढ़ाया है. अगर आपने ये तीनों वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगी कि प्रैक्टिकल प्रपोर्शन से पहले आप थ्योरेटिकल और जो कुछ फॉर्मेट्स है वो कर ले, जो मैंने आपको 3 वीडियोज़ में कवर करवाए हैं. तो सबसे फर्स्ट में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट किया, इसकी इंपॉर्टेंस की, नीड की, फीचर्स की, ऑब्जेक्टिव्स किए या कुछ डीमेरिट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो की. हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट के बीच में डिफरेंस किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है 4 मार्क्स में. और जो सेकंड वीडियो थी वो हमारी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थी. क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड मैंने इसमें आपको फॉर्मेट बताया था कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया है, इनडायरेक्ट मेथड, उसमें क्या किस तरीके से लिखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती हैं, कौन सी एक्टिविटी ऐसी हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती हैं और कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, और एट द एंड जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है वो कहाँ जाता है. ये चीज़ें मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताई है. थर्ड वीडियो जो हमारी थी वो थी बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, इन तीनों एक्टिविटीज से रिलेटेड है या नहीं है, या अलग से हम इसे कहाँ लिखते हैं. तो ये हमने थर्ड वीडियो में किया. थर्ड वीडियो में और ही हमने किया कि टैक्सेशन की एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, क्या ट्रीटमेंट होती है टैक्सेशन की. उसके बाद हमने डिविडेंड का किया कि डिविडेंड की क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, कहाँ कहाँ डिविडेंड जाता है, कहाँ नहीं जाता है, क्यों जाता है, वो हमने सब कुछ किया. फिर हमने एक डेप्रिसिएशन की बात की जो कि फिक्स्ड अकाउंट के डेप्रिसिएशन की थी, कि फिक्स्ड अकाउंट का जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स एसेट का जो डेप्रिसिएशन होता है वो कहाँ जाता है. फिक्स एसेट के डेप्रिसिएशन को 2 तरीक़ों से किया. हमने सिंपल किया जिसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, और जो सेकेंड होता है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है. तो इस मेथड को भी हमने किया है. आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रैक्टिकल प्रपोर्शन से रिलेटेड है. अगर आपने ये 3 वीडियोस की हैं तो आपके लिए जो आज की 4th वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है और आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड. कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आप इन चारों वीडियोज़ को अगर पूरा देख लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन, कितना भी टफ क्वेश्चन, आप बहुत ईजिली उसको कवर कर लोगे और मैक्सिमम नंबर्स आप गेन करोगे. ठीक है, तो आज का जो हम प्रैक्टिकल प्रपोर्शन है वो शुरू करते हैं. मैं आपको ये प्रैक्टिकल प्रोपोर्शन बुक की हेल्प से करवाऊंगी. फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सारे बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं. जो ये कैश शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में 2 तरह की कैपिटल आती हैं. एक हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल होती है और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है. रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स है, जो भी हमारे रिजर्व्स बने हुए हैं, जनरल रिजर्व है या कोई भी रिजर्व है या कोई भी ऐसी सरप्लस अमाउंट है, तो वो इस टाइप में लिखी जाती है, बी, जो कि हमारा शेयर होल्डर फंड्स का बी है. सेकंड आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, मतलब कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं. तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स, मतलब लॉन्स वगैरह कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ पे लिखे गए हैं. ट्रेड पेबल हो गया करंट लाइबिलिटीज में, तो ये हो गया. उसके बाद फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया. ये जो करंट इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी चीज़ जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है उसको बोला जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटी. जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको करंट इन्वेस्टमेंट दी गई हो तो उसे आप समझ लीजिए कि वो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटी है और वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड होगी. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. उसके बाद इन्वेंट्री, कैश रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं. मैं थर्ड वीडियो को आपको सजेस्ट करूँगी कि ये क्वेश्चन मैंने आपको थर्ड वीडियो में इसकी सारी एडजस्टमेंट्स मैंने आपको करवा दी थी. देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. सॉरी, सेकंड क्वेश्चन की मैंने एडजस्टमेंट आपको थर्ड वीडियो में करवाई थी. इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. बस ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो जो आपको लगता है कि जो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख दीजिए. जो आपको लगता है इन्वेस्टिंग की है तो इन्वेस्टिंग में लिख दीजिए. जो फाइनेंसिंग की है तो उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दीजिए. एट द एंड आपको ऐड करके देखना है, माइनस करके देखना है. जैसे कि इन तीनों एक्टिविटीज़ का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो आपका इतना आ गया, इन्वेस्टिंग का इतना आ गया और फाइनेंसिंग का इतना आ गया, और लास्ट में इतना. मैं आपको 9th क्वेश्चन, इस बुक का 9th क्वेश्चन मैं आपको फुल फ्लेज करवा के दिखाऊंगी, लेकिन आपको फर्स्ट सेकंड 2-3 क्वेश्चन मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ.
फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड जो हमारी थर्ड वीडियो थी उसमें मैंने ये सेकंड क्वेश्चन आपको करवाया है। इसमें देखो सिंपल चीज़ें हैं, कुछ फालतू का कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, सिंपल एसेट्स दे रखी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मैंने आपको पिछली वीडियो में एडजस्टमेंट के साथ करवाया था किस तरीके से होता है, और इसी क्वेश्चन का मैंने आपको करवाया है। सेकेंड क्या कहता है, टैक्स पेड करवा चुकी हूँ मैं आपको, थर्ड वीडियो देखिए इस चीज़ के लिए। बिल्डिंग परचेज ओल्ड बिल्डिंग बुक वैल्यू जिसकी इतनी है और सोल्ड करने पर एट द लॉस इतना, ये दोनों एडजस्टमेंट भी मैं आपको पिछली वीडियो में थर्ड वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। अब हम सीधा चलते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अब नाइन्थ क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में और अच्छे से करेंगे हम, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी जिससे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑफ ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड। ड्राई फ्रूट लिमिटेड है जिसने हमें अपनी बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट्स दी हैं। एक तो अब उसने 2011 की अपनी बैलेंस शीट दे दी और 2012 की बैलेंस शीट दे दी कि क्या क्या अमाउंट 2011 में थी उसके पास और कितनी बढ़ी कितनी कम हुई और उसके पास एट प्रेजेंट 2012 में कितनी है। और एक फर्म है जिसका नाम क्या है, ड्राई फ्रूट लिमिटेड, ठीक है। उसने अपनी बैलेंस शीट को हमारे सामने प्रेजेंट किया है और कहा है कि आप हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाओ। और ये हमारी एक वर्टिकल बैलेंस शीट है जो कि इस फॉर्म में है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो हमारी पहले बैलेंस शीट चलती थी वो इस फॉर्म में चलती थी। इस फॉर्म में यहाँ पे लाइबिलिटीज़ लिखी जाती थी, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पर एसेट्स और यहाँ पर फिर अमाउंट। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट चलती थी और इसे हम बोलते थे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। लेकिन एट प्रेजेंट जो हमारी बैलेंस शीट चलती है वो हमारी है वर्टिकल बैलेंस शीट, जो कि इस शेप में होती है। देखो एक ऐसी शेप में पहले हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं फिर हमारे एसेट्स होती है। उसमें क्या होता था, उसमें सीधा हमारे एसेट लाइबिलिटी होती थी, एसेट्स होते थे, इन दोनों को साथ में लिखा जाता था। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म थी। और एट प्रेजेंट जो चलती है वो हमारी वर्टिकल फॉर्म में हमारी प्रेजेंटेशन चलती है जो बैलेंस शीट की होती है। सबसे फर्स्ट देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में, मतलब लाइबिलिटी फॉर्म में हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे फर्स्ट शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें इन्होंने शेयर कैपिटल बोला है 2 लाख थी और 2 लाख है एट प्रेजेंट। 2011 में 2 लाख थी और 2012 में भी ना बढ़ी ना कम हुई, 2 लाख की 2 लाख रही। किस तरीके से रही हम आगे एडजस्टमेंट्स में भी देखेंगे कि आप तक कोई एडजस्टमेंट दी हुई इससे रिलेटेड कि किस तरीके से हुआ ये सब कुछ। फिर रिजर्व एंड सरप्लस देखो, इन्होंने बोला 8000 लॉस में चल रहे थे हम, लॉस था 8000 का, लेकिन एट प्रेजेंट है हम प्रॉफिट में 84,000 की। तो इसका हम देखेंगे। तो इसके सामने देखो, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट था, यहाँ पर लिखा हुआ था ये गलती से, इसका जो 1 है नोट्स टू अकाउंट में, तो ये 1 यहाँ पे है। तो इसका नोट्स देखो, सबसे फर्स्ट हम चलेंगे इसके नोट्स पे। नोट्स क्या कह रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व जो था 2011 में 0 था और 2012 में ये बढ़कर 24,000 हो गया। फिर बात करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो ये माइनस में 8,000 था और बढ़ के 64,000 प्लस हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट है वो 2012 में सिर्फ 60,000 का नहीं हुआ, 68,000 का प्रॉफिट हुआ है हमें। एक तो हमने इसको भी तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया, मतलब कि इसको माइनस में कन्वर्ट करने से हमारा टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग द 2011 एंड 12 कितना हुआ, 68,000 हुआ है, जिसमें से 8,000 हमारा लॉस था पिछले साल का और इस साल का जो हमारा प्रॉफिट एट प्रेजेंट बचा वो 60,000 है। तो इस तरीके से हमारा रिजर्व एंड सरप्लस निकल गया। फिर कहते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स हैं। ड्रॉइंग्स मतलब कि जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं उनकी बात हो रही है, जो कि 12% है मॉर्गेज लोन का, और 80,000 और जो कि बढ़कर 1,50,000, मतलब कि हमने लोन लिया है। कब लिया है वो हमें एडजस्टमेंट में डेट बताई गई होगी, ठीक है, क्योंकि हमें इसका इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना होता है। फिर बात आती है, एक चीज़ और बता दूं कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है और जो हमारे शेयर्स होते हैं उस पर हमारे डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड और इंटरेस्ट, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर बात आती है कि करंट लाइबिलिटी जो ट्रेड पेबल्स हैं 62,000 से 68,000 इंक्रीज हो गए हैं। फिर बात करते हैं हम फिक्स्ड एसेट, जिसके आगे 2 लिखा गया है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड, नोट्स टू अकाउंट सेकंड में जाके देखेंगे कि ये 1,10,000 से 1 लाख कम हुआ, लेकिन किस तरीके से हुआ। फिक्स्ड एसेट में चलें, फिक्स्ड एसेट देखो सबसे नीचे ये रहा। फिक्स्ड एसेट क्या कह रहा है कि 1,60,000 था 2011 में और इससे कम होके 1,45,000 हो गया। ये तो फिक्स्ड एसेट का फर्स्ट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी। सेकंड क्या कहता है कि अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस किया गया है, जो कि पिछले साल 2011 में 50,000 था और जो कि कम होके अब 45,000 रुपये हो गया एट प्रेजेंट 2012 में। तो इसका टोटल किया तो 1,10,000 और 2012 में 1 लाख हो गया है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो हमारा फिक्स्ड एसेट अब हो चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले जीरो थी, अब कितना हो गया, इंक्रीज हो गए, 75,000 प्लस में हो गया है, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट, करंट, अब देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही रहेगी जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है। अगर यहाँ पर सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट दिया गया होता और ये करंट एसेट के अंडर होता, करंट इन्वेस्टमेंट होता, तो इसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर देते, क्योंकि ये हमारे कैश इक्विवेलेंट होता है हमारा जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या फिर जो करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं ये सारे कैश इक्विवेलेंट के पार्ट हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना है। इन्वेंट्री हमारे 70,000 है और 53,000 ये कम हो रही है, और 29,000 से 40,000 ये प्लस में हो रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स लिख रखा है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर आएगा गुडविल। अकॉर्डिंग टू आवर आंसर, बुक का जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गुडविल आना चाहिए था, इन्होंने गलती से लिख रखा है। तो यहाँ पर 10,000 से 8,000 का ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे ये सारा हो चुका है, नोट्स टू अकाउंट भी मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को देख के इतना मत किया कीजिए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको पढ़ के देखो, बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट्स इसमें दी गई हैं। देखो अब एडजस्टमेंट्स की बात आती है, जिसको मैं आपको बोलती हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है जिनको हमें ट्रीट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट क्या कहता है कि एडिशनल लोन लिया जो कि अमाउंटिंग टू 35,000 है, एडिशनल लोन लिया जो कि 35,000 का है, टेकन ऑन, कब लिया है, 1/1/2012 को, इंटरेस्ट हैज पेड अप टू द डेट, जो इस डेट के बाद ही हमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस डेट हमें इंटरेस्ट लगाना है। अब देखो लोन चलो, मॉर्गेज लोन 80,000 प्लस 1,15,000, मतलब ये इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 35,000। देखो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, अगर आपकी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक रहती है, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है तो मैं आपको करवा के ही दिखा देती हूँ। 1,35,000 हमारा मॉर्गेज लोन 2012 का है, लेकिन 2011 का कितना था हमारा, 80,000 है। अगर हम इसे अब माइनस करेंगे तो 35,000 क्या है हमारा इंक्रीज हो रहा है। और एडजस्टमेंट क्या कह रही है, एडजस्टमेंट भी तो सेम यही अमाउंट बोल रही है, लेकिन इन्होंने ये जो एडजस्टमेंट है वो क्यों दी, उनका सिर्फ मोटिव क्या था, ये अपनी डेट बताना, ठीक है। इन्होंने कहा कि एडिशनल लोन लिया गया 35,000 का, और हम भी तो यही कह रहे हैं कि 2011 में 80,000 का लोन लिया हुआ था हमने, 2012 में बढ़ के वो 1,15,000 का हो गया, मतलब हमने एडिशनल लोन लिया है कितने का, 35,000 का। अब वो 35,000 का लोन हमने कब लिया है, 1/1/2012 को हमने वो लोन लिया है, मतलब कि हमने जो इंटरेस्ट लगाना है वो किस बेसिस पे लगाना है, हमने देखो 80,000 को इंटरेस्ट लगाना है, किस टाइम को लेके, हमने 1 अप्रैल 2012 से लेके 2011 से लेके हमने इस एंड डेट तक, मतलब 31 दिसंबर 2011 तक हमने 80,000 को इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। इंटरेस्ट मेन मोटिव इसमें है, तो हम लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 80,000 मल्टीप्लाई में कितने परसेंट इन्होंने बोला है, परसेंट इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन कहाँ दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है 12% मॉर्गेज लोन लिया है हमने, तो उसके बाद कितना हमारा हम रखेंगे यहाँ पे 12% कितने टाइम का, यहाँ पर मंथ काउंट करो, अप्रैल से दिसंबर तक, 80,000 था, तो 80,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, देखो अप्रैल फिंगर्स के अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। ये 9 मंथ्स की जो हम बात कर रहे हैं तो 9/12 हमारा ये होगा। तो यहाँ से ये कट करो सारा जो भी आएगा, तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा ये जो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। फर्स्ट ये कैलकुलेट हो गया, सेकंड अब हमें कैलकुलेट करना है, तो 9 मंथ्स का हुआ, अभी 3 मंथ्स का हमें और निकालना है। 3 मंथ्स में जो हमारा जो लोन है वो बढ़ के 1,15,000 का हो गया, फर्स्ट ये। सेकंड क्या कहता है कि 1,15,000 पे अब कितने परसेंट लगाएं, अब भी 12%, क्योंकि रेट तो वही सेम रही है, लेकिन अब टाइमिंग चेंज हो जाएगी। टाइमिंग 9 मंथ, हमने 9 महीनों तक कितना रखा, 80,000 का लोन रखा, लेकिन हमने 9 महीने के बाद 35,000 का लोन और ले लिया, और हमारे टोटल जो लोन हो गया वो 1,15,000 का हो गया। तो 1,15,000 पे 12% और 3 महीने, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3450, ठीक है। तो अब इसको ऐड करो, हमारा जो 72,000 है और जस्ट वेट, ये 72,000 है और ये हमारा जो 34,500 है, इसको अगर हम ऐड करते हैं, हमारा 72,100 प्लस 34,550 इज इक्वल्स टू
10,650 हमारा ये जो है इंटरेस्ट की रेट आती है ऑन हमारा जो लोन है उस पर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी 10,650 आता है। और अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम लोन लेते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करेंगे, इन्वेस्टिंग में करेंगे या फाइनेंसिंग में करेंगे? इन तीनों में से एक एक्टिविटी में हमारा जाएगा क्या? लोन। फिर हमारी बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कहाँ जाएगा? वो भी इन तीनों में से किसी एक में जाएगा। अब अगर आपने मेरी सेकेंड वीडियो देखी है तो सेकेंड वीडियो में मैंने यही बताया था कि कौन सी आइटम किस एक्टिविटी से रिलेटेड है और किस एक्टिविटी में जाएगी, किस एक्टिविटी में प्लस होगी या किस एक्टिविटी में माइनस होगी। तो अब देखो, हमने लोन रिसीव किया है, रिसीव किया मतलब इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो हमेशा प्लस होता है और आउटफ्लो हमेशा माइनस होता है, क्योंकि इनफ्लो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारी जेब में पैसे आ रहे हैं तो प्लस, माइनस मतलब हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं। तो लोन जो है, लोन हमने लिया है तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का काम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लोन लिया है। तो ये जो एक्टिविटी है वो माइनस होगी और किस में होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही होगी। तो अब चलते हैं हम हमारी बुक की तरफ और हम पेंसिल ले लेते हैं। तो पेंसिल से हम मार्क करते जाएंगे हमने क्या क्या कर लिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन रिसीव्ड प्लस हो रहा है 35,000 और जो टैक्स इंटरेस्ट है वो पेड कर रहे हैं हम माइनस में 10,650। अब यहाँ पे देखो हमारी दो चीज़ें क्लिक हो चुकी है, तो अब हम इसे दोबारा नहीं देखेंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया? ये कर लिया। और पीछे से अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को बिल्कुल कवर कर लिया। जो नॉन करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम दी है, लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स, मतलब कि लॉन्ग टर्म जो डेट है वो 12% है, जो कि हमने मॉर्गेज लोन लिया है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंप्लीट। इंटरेस्ट भी दे दिया और इसकी हमने सारा कुछ कर दिया जो हमने ट्रीटमेंट करना था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आओ। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट। सेकंड एडजस्टमेंट कहता है कि इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000। ड्यूरिंग द ईयर हमने 20,000 इंटरिम डिविडेंड पेड किया है। अगर आपने मेरी थर्ड वीडियो देखी हो तो मैंने इंटरिम डिविडेंड को मैंने आपको बताया था कि इंटरिम डिविडेंड की जो एडजस्टमेंट होती है वो कहाँ होती है? वो होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, इंटरिम डिविडेंड पे किया जाता है तो उसको हम करेंगे माइनस। जब भी कोई चीज़ पे की जाएगी तो जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम माइनस कर देंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट होगी यहाँ पे। सेकंड, जब हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जब ये करते हैं तो उस वक्त में हमें इस जो हमारा टैक्स पे जो हम पेमेंट करेंगे तो उसको हमें करना होता है प्लस इंटरिम डिविडेंड का। दो जगह पे होगी इंटरिम डिविडेंड, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा और सेकंड हमारे जो नोट्स टू अकाउंट हम बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में से हमें इसको प्लस करना है। जो भी हमारा प्रॉफिट्स वगैरह होंगे उसमें हमें प्लस करना है इंटरिम डिविडेंड। तो हम देखते हैं ये दोनों चीज़ें हमारी सही हो रही हैं। तो देखो यही बोल रहा है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने इंटरिम डिविडेंड जो कि 20,000 का है उसे माइनस करना है, और नोट्स टू अकाउंट जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आप लिख सकते हो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उसमें हमें इंटरिम डिविडेंड प्लस करना है, जो कि ये था। तो यहाँ पर टिक हो गया, यहाँ पर टिक हो गया और यहाँ पर भी टिक कर दो, और पीछे से रिलेटेड तो इसमें कोई एंट्री है ही नहीं, ठीक है। थर्ड देखो क्या कहता है, मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 की एक मशीनरी है जिसपे 18,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है और उसे सोल्ड कर दिया फॉर 5,000। तो देखो इस चीज़ को समझने वाली चीज़ है कि डेप्रिसिएशन की बात हो रही है और डेप्रिसिएशन एक वैल्यू है। 40,000 एक चीज़ है, एक चीज़ को हम 40,000 उसकी वैल्यू है, ठीक है। उस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को हमें माइनस करना है। कितना डेप्रिसिएशन इन्होंने बोला? 18,000 डेप्रिसिएशन बोला है, तो 18,000 माइनस कर दो। 18,000 माइनस करेंगे तो 22,000 आ जाता है, ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे। फिर कहते हैं कि 22 की तो थी, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू जो निकली वो 22,000 की निकली, लेकिन फिर भी इस मशीनरी को हमने 5,000 रुपये में सेल किया, मतलब जितना भी आएगा वो हमने लॉस कर दिया। तो इसको माइनस करके देखो ये आ जाएगा 70,000। तो 17,000 का हमने लॉस जनरेट किया एक मशीनरी को खरीदने में, बेचने में, जो भी हमने किया, ठीक है। तो एक मशीनरी थी जिसको हमने, मतलब बेचने में ही होगा क्योंकि बेचा है हमने, तो बेचने में 17,000 का हमने लॉस किया, 18,000 उसकी डेप्रिसिएशन थी और उसे बेच दिया 5,000 में, टोटल उसकी वैल्यू थी 40,000। तो इसका हमें बनाना पड़ेगा एक अकाउंट, डेप्रिसिएशन जो हमारा अकाउंट होगा मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट
अब एक चीज़ और ध्यान रखो, मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले आपको ये देखना है कि आपको बुक में क्या दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है। तो पीछे अगर हम चलें तो फिक्स्ड एसेट में आपको प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दे रखा है। अब आपको दोनों ही चीज़ें को, दोनों अकाउंट्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। थर्ड वीडियो में आपको याद दिला दूँ कि जिसमें आपने दोनों जो अकाउंट्स थे उनको साथ लेके चले तो यहाँ पे बनेगा प्रोविजन फॉर accumulated depreciation account, accumulated डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं यहाँ पे एब्रीवेशंस यूज़ कर रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ नहीं कर सकते, आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आई एम अ टीचर एंड समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन आप नहीं करोगे, मैं आपको बता दूँ, आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो यहाँ पर आप वही इस तरीके से बनाओगे, यहाँ पर डेबिट, यहाँ क्रेडिट, और यहाँ भी डेबिट, यहाँ पे भी क्रेडिट। आपको यहाँ पे लिखना होगा पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर भी पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ये आपको ये लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ देखो प्लांट एंड मशीनरी कितनी दे रखी है, 1,60,000 और 1,45,000। तो देखो ये है हमारी एसेट अकाउंट। तो एसेट को मैंने आपको बताया था कि टू बैलेंस BD एंड बाय बैलेंस CD। आपको इस तरीके से लिखना है जब भी आप एसेट बना रहे हैं। तो एसेट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ कितना दे रखा है, 1,60,000। तो यहाँ पर लिख दो 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 लिख दिया। 1,45,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस इस साल का 2012 का, तो यहाँ पर लिख दो 1,45,000। 1,45,000 हमने लिखनी है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखो क्या बात करता है, हमारी बात आती है डेप्रिसिएशन अकाउंट की। डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा एक लाइबिलिटी होती है, एक फर्म की लाइबिलिटी होती है कि उसे डेप्रिसिएशन जो है वो अपने खर्चा है एक तरीके का। तो 50,000 माइनस में, क्योंकि डेप्रिसिएशन है वो लॉस है तो माइनस में आएगा, और 45,000 इस साल का। तो इस बार हमें अब क्या करना है, ये हमारा लाइबिलिटी अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर आएगा हमारा बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस CD। हमारा ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 45,000, ठीक है, इतना हम करेंगे। उसके बाद देखो एडजस्टमेंट में क्या कहा है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, कि अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 18,000 है इस बिल्डिंग से, इस मशीनरी से रिलेटेड, लेकिन फुल्ली डेप्रिशिएट मशीनरी जो है वो 12,000 डिस्कार्डेड हमें किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो मशीनरी का हम कुछ पार्ट बेचने हैं। टोटल मशीनरी तो देखो ये पूरी 1,45,000 की पड़ी है, लेकिन 1,45,000 में से भी हम सिर्फ 40,000 की एक मशीनरी को बेच रहे हैं, बाकी मशीनरी पे भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमें वही कैलकुलेट किया हुआ है ये कि 12,000 डेप्रिसिएशन बाकी मशीनरी का है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट यहाँ पर हमने लिखा है। तो यहाँ पर हम यहीं का लिख देंगे जो हमारा आया है 12,000, ठीक है, और एक और लिखेंगे हम 18,000। दोनों हम लिखेंगे 12,000 और एक 18,000 टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी टैली कर दो। टैली करेंगे तो टैली करते वक्त हमारा ये टोटल आ जाएगा यहाँ पर 50 और 25 बैलेंस 75। इसको करेंगे तो हम 75,000 आ जाएगा, और इसको भी अब 50 है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कुछ आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना आ जाता है, 25,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। यहाँ पर 75,000 टोटल। टैली होनी बहुत ज़रूरी है। अगर टैली नहीं होती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रह गया, आपसे छूट गया, तो उसको कवर करो। अब यहाँ पर टैली नहीं हो रही है तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप फुल लिख लीजिएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब बात करते हैं हम मशीनरी की। मशीनरी ये क्या होता है, हमारे लिए खर्चा होता है। तो मशीनरी का सारे खर्चे हम यहाँ लिखेंगे, और सारे प्रॉफिट्स या फिर जो भी हमें पैसा जनरेट हुआ है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर दो तरह की डेप्रिसिएशन आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, एक बार हम लिखेंगे 12,000, और दूसरी बार हम यहीं से उठा के 12 और 18 यहाँ पर लिख रहे हैं 18,000, ठीक है। तो इसी तरीके से बैलेंस BD हमने पहले लिख दिया था, डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब यहाँ पर चलो, ये क्या कह रहे हैं, मशीनरी है जिसकी कॉस्टिंग 40,000 है, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। कॉस्टिंग जिसकी क्या है 40,000 है। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लिख चुके हैं, तो अब हमें ये दोबारा नहीं लिखना, और जिसे हमने सोल्ड कर दिया 5,000 में। तो सेल हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी, कितने में, 5,000 रुपये में। और इसका लॉस कितना हुआ है, हमें लॉस हमने निकाला था 17,000, तो यहाँ पर लिख दो बाय लॉस
ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना 17,000। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट्स। अब इसको हमें करना है टैली, बस इतनी ही एडजस्टमेंट हमें मशीनरी से रिलेटेड दी गई हैं। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 1,97,000, लेकिन यहाँ पे तो 1,00,000 सिर्फ 60,000, 1,60,000 है, हमें टोटल टैली कितनी करनी है 1,97,000 की। तो मतलब यहाँ पर भी एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक तो प्रॉफिट आता है और एक परचेज ऑफ एसेट आता है, एक प्रॉफिट आता है और एक परचेज ऑफ एसेट। अब एक मशीनरी को खरीदने में या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो लॉस तो हो चुका है, तो अब प्रॉफिट तो होने से रहा, प्रॉफिट तो नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। कितनी अमाउंट का आएगा, जो भी इसका बैलेंसिंग बचेगा 37,000। तो इस तरीके से अब आपको जो इसकी पोस्टिंग करनी है, तो पोस्टिंग कैसे होगी, तो पोस्टिंग में देखो डेप्रिसिएशन का ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो कहीं भी नहीं जाएगा। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है इसको हमने पोस्ट कर दिया है यहाँ पर दोनों को, तो ये भी एक बार भूल जाओ, इसको हम लेके जाएंगे आगे जहाँ भी जाना होगा। तो अब बात आती है बैलेंसिंग फिगर बीडी और सीडी, जो मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो इसको भी हम कहीं नहीं लिखेंगे। तो हम लेके किसको जाए, तो हमें लेके जाना है अब जो हमारा है सेल और परचेज ऑफ एसेट्स। तो सेल ऑफ परचेज कहा जाता है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता है कि हम कोई भी मशीनरी या कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं या बेचते हैं, वो हमारा जो है वो मशीनरी कोई भी एसेट फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो में अच्छे से करवा दिया है। तो इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चलो, तो सेल ऑफ मशीनरी 5,000, ठीक है, इसको टिक कर दीजिए। फिर परचेज ऑफ मशीनरी 37,000, ये चीज़ परचेज करने पे हम माइनस करेंगे क्योंकि हमारी तरफ से पैसा जा रहा है, और सेल करने से हमारे पास पैसा आता है, इसलिए प्लस में रहता है। माइनस वाली आइटम्स को हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ब्रैकेट का मतलब ही यहाँ पर माइनस है, ठीक है। फिर उसके बाद बात हम करते हैं लॉस की। डेप्रिसिएशन दो तरह के हैं, इन दोनों को प्लस कर दो, 30,000 हो गया इन दोनों का इकट्ठा। तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और ये जो होगा डेप्रिसिएशन वो ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। ये देखिए ऐड हो रहा है डेप्रिसिएशन, कितना टोटल करके 25,000। जस्ट वेट, 25,000 यहाँ क्यों आया, क्योंकि ये चीज़ देखो मैंने आपको अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन करवाया, ये 50,000 का और 40,000 का, ये तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है। इन दोनों को हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया, तो ये दोनों तो इक्वल होगी। हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं ना कि एक आइटम को हमने दो बार शो करना है, तो एक बार तो यहाँ शो कर दिया, दूसरी बार यहाँ शो कर दिया, तो इसका बैलेंसिंग फिगर जो हमारा निकला वो 25,000 निकला। इसलिए यहाँ पर जो है वो 25,000 की जो एंट्री है वो डेप्रिसिएशन में जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है लॉस, हमने लॉस किया, लॉस जो है वो 17,000 का हुआ सेल ऑन मशीनरी, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है वो 17,000 की हुई। एट प्रेजेंट हमने दो और सिचुएशंस को कवर किया है, जिसमें हमने मशीनरी की कर ली है, ये पूरी हमने लाइन कर ली है, जिसमें 14,000, 18,000 एंड 5,000 आता है। फिर फुल्ली डेप्रिसिएटेड मशीनरी 12,000 की कर ली है। तो यहाँ तक हमारे हो चुके हैं, सिर्फ एक एंट्री हमारी रहती है, ठीक है। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंट्री की तरफ। क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट वाज परचेज्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड 5,000। इन्वेस्टमेंट परचेज किया है हमने, मतलब इन्वेस्टमेंट की है, और उसके बाद हमने डिविडेंड रिसीव किया 5,000 का, एंड रेट डाउन द और हमने यूज़ किया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ द इन्वेस्टमेंट की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किया है, डिविडेंड रिसीव किया है। तो ये चीज़ हम अब करते हैं। ये चीज़ करने से पहले एक चीज़ रह गई कि हमने ये थर्ड और फोर्थ एंट्री को कवर किया है, इसको हमने टिक कर दिया, यहाँ पे सब टिक कर दिया, लेकिन एक यहाँ पर टिक करना रह गया, जो कि फिक्स्ड एसेट का यहाँ पर जो हमारा प्रपोर्शन है, फिक्स्ड एसेट 2, मतलब कि फिक्स्ड एसेट का प्लांट एंड मशीनरी, एंड जो हमारा अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक था हमारा। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट वाज परचेज्ड। देखो इन्वेस्टमेंट परचेज किया, डिविडेंड रिसीव किया, और डिविडेंड जो रिसीव किया है उसको यूज़ किया है हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू मतलब जो भी है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं हम सीधा। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखो कहाँ दिया गया इन्वेस्टमेंट, ये रहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने मशीनरी अकाउंट बनाया उसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी बनाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं हम। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, तो एसेट का सीधी सी बात कि यहाँ पे आएगा टू बैलेंस बीडी, मतलब कि पुराने साल का, तो पुराने साल का यहाँ देखो कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है, तो पुराने साल का हम कर देंगे ऐसे। और उसके बाद बात आती है कि बाय बैलेंस सीडी, सीडी में हम लिखेंगे जो एट प्रेजेंट हमारा क्लोजिंग बैलेंस है इस ईयर का, तो वो है हमारा 75,000,
ठीक है। उसके बाद बात आ रही है हमारी कि क्या हमारे डिविडेंड रिसीव किया है। तो डिविडेंड जब भी हम रिसीव करेंगे तो उसको हम लिखेंगे बाय में, क्योंकि देखो एंट्री क्या बनेगी, बाय डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि देखो डिविडेंड रिसीव डिविडेंड हमने किया तो हमारे पास पैसे आए, इनफ्लो हुआ कैश का, और पैसे के आने से हमें रिसीव हो रहा है पैसा, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंस याद है, जैसे कि मैंने आपको कैश एंड बैंक की सिचुएशन बताई थी, उसी तरीके से हम कुछ भी रिसीव करते हैं तो हम उसे यहाँ लिखते हैं। तो बाय डिविडेंड रिसीव, कितना रिसीव हम कर रहे हैं, 5000। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, इसी को हमने रिटर्न डाउन के अकॉर्डिंग दिखाना है। तो इसको अब हम करेंगे टैली। तो टैली जब हम करेंगे तो इसको टोटल करके हमारा आ रहा है 80,000, लेकिन यहाँ पर तो हम कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 80,000 तो हमें लिखना ही पड़ेगा टैली के लिए। तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर हम शो करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी परचेज किया, हमें वो पता लगा। क्योंकि कोई भी मशीनरी है, कोई भी फिक्स्ड एसेट है, तो हम यहीं लिखते थे ना मशीनरी परचेज या कुछ भी, तो परचेज यहीं आएगा और सेल यहाँ पे आएगा। तो मशीनरी पर इस बार हमने इन्वेस्टमेंट परचेज कितने की 80,000, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ये मैंने ब्रैकेट में नॉर्मली लिखा है, ये माइनस नहीं है, तो ये माइनस समझ लो आप। तो यहाँ पर क्या है, 80,000 बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 80,000 जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट की तो सीधी सी यहीं जाती है ना, जो हमारी इन्वेस्टमेंट परचेज होती है। ये देखो इन्वेस्टमेंट परचेज 80,000 परचेज करेंगे तो पैसे हमारी तरफ से जाएंगे, तो यहाँ पर ये माइनस में होंगे 80,000। और डिविडेंड रिसीव किया है, रिसीव किया, हमारे पास पैसे आए हैं, तो 5,000 यहाँ पर हमने लिख दी। हमारी एंट्री कवर हो गई 5th, और हमारा जो यहाँ से क्वेश्चन था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो भी हमारा कवर हो गया। अब हमारे पास किसी भी टाइप की कोई भी जो एडजस्टमेट है वो नहीं बची है, तो हमारे पास सीधा सा क्वेश्चन बच गया है। अब देखो शेयर कैपिटल 2 लाख की 2 लाख पड़ी है, हमें कुछ नहीं करना, टिक कर दो। उसके बाद हमारा देखो रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है 8,000, तो हमारा लॉस था। 84,000 हमारा इस बार प्रॉफिट हुआ है। 84,000 प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब हमने उस लॉस को भी कवर किया है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 84,000 प्लस 8,000, मतलब कि 92,000 इस बार का हमारा प्रॉफिट एंड सरप्लस है। तो इसको हम लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट में सबसे फर्स्ट 68। अब एक चीज़ यहाँ पर रह गई हमारी देखनी, हमने यहाँ पर सीधा ही 92 कर दिया, हम ऐसे नहीं करेंगे, ये सॉरी मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया है, नोट्स टू अकाउंट दिया है, तो आप सीधा नोट्स टू अकाउंट 1 में जाओ। तो 1 में देखो हमारा प्रॉफिट कितना है, 24,000, इट्स ओके। उसके बाद इन्होंने बोला कि 60 और 8 जो हमारा वो है, उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर ये किया था उसी तरीके से ये होगा 60,000 प्लस 8,000, तो टोटल कितना हो गया, 68,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, और 24,000 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है। तो इस चीज़ को भी देखो यहाँ पे क्या कहता है, 68,000 एंड 24,000। डिविडेंड हमने ऑलरेडी कर लिया था, इन टोटल किया, तो ये हमारा आ गया ये। अगर आपने मेरी सेकेंड वीडियो देखी हो तो मैंने आपको ये बताया था कि 112 मतलब कि जो भी हमारा प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो वो कहाँ हम पोस्ट करते हैं, वो हम सबसे फर्स्ट ऑपरेटिंग आइटम में जाके वर्किंग नोट बना के हम सबसे फर्स्ट शो करते हैं, जो कि हमारा आया 1,12,000। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया, तो इसको हम टिक कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, नोट्स टू अकाउंट्स में से भी हो गया। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हमारा हो गया ट्रेड जो पेएबल है। ट्रेड पेएबल क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी। अब देखो करंट लाइबिलिटी के बढ़ने से कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये देखना है। लाइबिलिटी बढ़ी मतलब कि हमने किसी से पैसे ले लिए हैं, हमने और ज़्यादा लोन ले लिया। ट्रेड पेएबल, हमने किसी को सामान बेचा, हमने किसी से सामान खरीदा और हमने पैसे ही नहीं दिए, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, हमारे पास कुछ आ गया। कितना आया, हमारे पास टोटल 4,000 से इंक्रीज़ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमारे पास पैसा आया है तो हम करेंगे प्लस, कितने से 6,000 से, 68 माइनस 62, 6,000 से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ट्रेड पेएबल। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 6,000 से हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं, ब्रैकेट नहीं है इसके साइड्स पे, तो ये प्लस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक हम आ गए हैं। ठीक है, इसको भी टिक कर दीजिए। नेक्स्ट हमारी बात आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी एसेट्स के कम होने से, कम होना मतलब हमने एसेट्स को बेचा है। ठीक है, एसेट्स को बेचा है। सेकंड वीडियो में मैंने ये सारा समझा दिया है कि प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ कि 70,000 पहले थे, 53 रह गए, मतलब कि इन्वेंट्रीज, हमारे जो स्टॉक है, इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक जो है वो हमारा कम हो गया है। कम होने से मतलब हमने बेचा है, बेचने से हमारे पास पैसे आएंगे। तो कितने पैसे आएंगे, ये करो, 17,000 हो जाएंगे। तो 17,000 जो होंगे वो हमारे प्लस हो जाएंगे।
ये देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई मतलब हमने सेल कर दी, सेल करने से हमारे पास पैसे आएंगे, कितने आएंगे 17,000, कर दो टिक। ठीक है, उसके बाद बात आती है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 29,000 थे और 40,000 हो गई, सेम वही चीज़, लेकिन ये क्या है, बढ़ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं, एसेट्स बढ़ रही हैं मतलब कि हमने अब इस एसेट को, ट्रेड रिसीवेबल को हमने क्या किया है, मतलब हमने एसेट जो है वो खरीद ली है, हमने बढ़ गई है। अब 29,000 से 40,000 हो गई मतलब हमने एसेट खरीद ली है, खरीदने से हमारी तरफ से पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे मतलब कैश हमारी तरफ से जा रहा है, जाएगा तो माइनस, कितना माइनस होगा यहाँ पर 11,000, इसको इससे माइनस करेंगे तो 11,000, तो 11,000 यहाँ पर लिख दो माइनस। देखो ये इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 11,000, ठीक है, ये एंट्री भी हमारी हो गई, तो यहाँ पर भी इसको टिक कर दो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि 1,15,000 था और 1,19,000। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा जाता है सबसे लास्ट में। देखो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इतना है और एट द एंड ऑफ द ईयर इतना है। इसमें से इसको माइनस करके जो भी हमारा आता है वो आएगा 76,000, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट हमारे पास बचता है गुडविल। गुडविल देखो पहले थी 10,000 और फिर होगी 8,000, 2,000 से गुडविल बैक हो गई, खत्म हो गई, मतलब कि अब गुडविल को हमने क्या किया, सेल कर दिया। गुडविल को सेल करने से हमारे पास पैसे आएंगे, तो गुडविल को सेल करने से हमारे पास पैसे आएंगे तो हम इसको प्लस करेंगे। लेकिन एक चीज़ और नोट करना कि जो गुडविल होती है वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती है, इसलिए हम उसे गुडविल को प्लस करते हैं। इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में हम नहीं रखते हैं, इसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रखते हैं। जैसे कि हमने लॉस डेप्रिसिएशंस वगैरह किए थे, उसी तरीके से गुडविल को भी हम रिटर्न ऑफ करेंगे 2,000 से, क्योंकि 2,000 क्या है, कम हो रही है। ठीक है, तो ये तक यहाँ तक था हमारा सारा। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा आया, हमने सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ से हमने सारा कुछ कर लिया, हमारा गुडविल भी लास्ट हो गया है, हमने सारे नोट्स टू अकाउंट कर ली, सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, तो मतलब हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। अब चेक कैसे करें कि हमारा सही हुआ है या नहीं हुआ। हमने सब कुछ कर लिया, कोई भी चीज़ अनमार्क नहीं है, तो ये भी अनमार्क नहीं है, 4 के 4 हो गए। इन सभी को जो भी प्लस के आइटम्स है उन्हें प्लस करो, जो माइनस है जैसे यहाँ पे 11,000 माइनस है तो इन सबको प्लस करके 11,000 माइनस करो, जितना आया वो उसे बोलो ए, सेकंड को जो भी प्लस माइनस करके जो भी आया उसे बोलो बी, और जो थर्ड सारा कुछ करके आया उसे बोलो सी। मतलब कि ए बी एंड सी इन तीनों को प्लस करना है, इन तीनों को प्लस करना है। अगर आपका कैश जो हमने ये किया था 76,000 हमने कैसे निकाला, हमने एंड जो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड में बचा उसको हमने इसमें हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो हमारा इतना बचा। और अगर हमारा ए प्लस बी प्लस सी अगर हमारा इसके इक्वल आता है, मतलब हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेंजेस के इक्वल आता है, हमारे लास्ट ईयर से लेके जो हमारा लास्ट ईयर से लेके अब तक जो चेंजेस हुए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, वो हमारी एक्टिविटीज़ में से निकल के भी उतना ही आता है, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो, कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, +2 में भी आपका आता है, एमकॉम में, बीकॉम में, अगर आप तो आगे CS CA करते हो वहाँ पर भी, या बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल प्रपोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है। तो होप सारा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, 4 वीडियोस इसकी टोटल बनी है। कोई भी वीडियो अगर आपकी स्किप हो गई है तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को का आपको कुछ समझ आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही रेफरेंस दिया कि मैंने सेकंड वीडियो में करवा दिया, ये मैंने आपको थर्ड वीडियो में करवा दिया, तो आपको समझने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस वाइज ही आपको चलना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझाऊं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, कमेंट अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। कोई सजेशन हो, कोई ओपिनियन हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वायरी रहती है तो वो भी ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है, आपकी एमकॉम, बीकॉम और जो हमारी +1 +2 से रिलेटेड कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड मैं अभी डाल रही हूँ वीडियोस। और
अपने मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी मेरी वीडियोस को देखें। और थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। थैंक यू सो मच।